So we'll start. One second. So today's topic is about vocabulary. I hope my screen is visible to you, Neha? Yes, sir, it's visible. Okay. I think I've stopped this thing. Yeah. One second. Fine. So we are going to discuss vocabulary today, and now we have already understood what a word is made up of. So just to recap it, a word is basically made up of three parts, which is root word, prefix, and suffix. So you can break a word into three parts. Sometimes the root itself is a word, and when you attach prefix to it, either the meaning changes or there is an alteration in the overall meaning, right? So yes, sir. That is also true for a suffix. If we attach a suffix to the root word, then maybe a noun is changed into an adjective. So we have seen that in our previous session. Today, I'm going to take it a bit further, and we are going to climb one step ahead. So I'm going to introduce what is vocabulary. Okay. So yes, as you understand that our world is the world of words, as you can see on the screen. Our world is the world of words. मतलब कि जो जितना अच्छा बोलता है वो उतनी तरक्की करता है ना? आपका बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में ही फेस करना पड़ेगा, राइट? तो इंटरव्यू में वो सारी चीजें आपको इंग्लिश में बतानी पड़ेगी. मतलब कि आपकी इंग्लिश की जो कमांड है वो मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दिया कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कैरियर ग्रोथ. ठीक है? यस सर. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्लेस नहीं हो पाते, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका टेक्निकली बहुत देयर साउंड, लेकिन वो कंपनीज जब आती हैं इंटरव्यू के लिए तो वो बात ही नहीं कर पाते. तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई इन आवर कंट्री, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्पीक. तो इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कैरियर. तो ये मैंने पहली बार ही आपको बता दिया. अब इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में आती है आपकी वोकैबुलरी, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आवर वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. जो जितना अच्छा कम्युनिकेट करता है वो उतनी ज्यादा कैरियर में तरक्की करता है. दैट गोज विदाउट सेइंग, राइट? सो व्हाट एस्टैब्लिशेस आवर क्रेडेंशियल इज आवर एबिलिटी टू यूज वर्ड्स. इसका मतलब है कि आप जितनी अच्छी तरह वर्ड्स यूज करेंगे उतना आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का पता चलेगा कि आपने एक अच्छी जगह से एजुकेशन ली है या आप बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं. तो ये कैसे पता चलता है? ये हमारी बातचीत करने के अंदाज से, है ना? जब हम पहली बात तो हम किसी से नए से मिलते हैं तो सबसे पहले वो हमारा अपीयरेंस देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं. उसके बाद जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं दैट एस्टैब्लिशेस आवर क्रेडेंशियल्स, यानी कि वो हमारी क्वालिफिकेशंस को एस्टैब्लिश करता है. बातचीत करने से पता चलता है कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है ना? यू एग्री विद दिस ना, नेहा? Yes sir, with the tone. Yeah, with the tone and the words that you are using, है ना? देखिए, आज से कुछ साल के बाद जब आप कैरियर में होंगे तो आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी. उस समय ये चीजें बहुत मैटर करेंगी, है ना? तो ये उस समय आपकी स्पोकन एबिलिटी आपको बहुत ऊंचे स्थान पे लेके जाएगी. उसकी नींव अभी ही रखनी पड़ेगी आपको. सो अप्रोप्रिएट वर्ड यूसेज इज एडवाइज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन. मतलब कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, तो आपका कम्युनिकेशन बेस्ट हो जाएगा, है ना? जैसे कि हमने पिछले सेशन में कम से कम 10 एक जैसे मिलते जुलते वर्ड्स देखे जो फिट से बने थे, है ना? तो अब उसमें हमने ये भी देख लिया कि एक वर्ड पर्टिकुलर कहाँ बोलना है, राइट? तो फिडिलिटी कहीं इस्तेमाल होता है, इनफिडिलिटी कहीं और होता है, तो ये हमने देख लिया. तो यही इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएट वर्ड यूसेज, मतलब कौन सा वर्ड कहां से सेट होगा, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और ये आएगी वोकैबुलरी से. आज के सेशन मैं इस पूरे ब्लॉग का आपको लिंक दे दूंगा, तो ये जो लिखा हुआ है ना सब आपके पास अवेलेबल होगा. ठीक है? तो ओके सर. जैसा मैंने आपको वीडियो का लिंक दिया था वैसा ही इसका भी लिंक दूंगा.
ये अवेलेबल रहेगा और साथ में आपको पीडीएफ के नोट्स भी दूंगा। तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एंड स्टिल यू कैन राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप एक कॉपी रखिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अब अ पर्सन्स वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ही और शी नोज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो वोकैबुलरी है वो 10,000 वर्ड्स की है, क्योंकि मैंने जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने डिक्शनरी याद की थी और मुझको आज भी याद है, और मैं आपको बताऊंगा डिक्शनरी लर्निंग टेक्निक भी आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन अभी आपका Yes, मेन sir. मकसद है कि आपका सीएस में हो, तो आप इंग्लिश अपनी इतनी कर लेना ताकि आपकी वर्किंग नॉलेज अच्छी हो जाए, और अगर आपको आगे चल के इंटरेस्ट हो तो आप डिक्शनरी भी मतलब अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करते जाइए। ओके, तो अ पर्सन्स वोकैबुलरी क्या है? द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू रिमेंबर। आपके दिमाग में जितने वर्ड्स इंग्लिश के हैं वो आपकी वोकैबुलरी है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई वोकैबुलरी की। ठीक है, Yes, sir. स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आप किसी स्पीकर को देखिए, जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो उनके बॉडी लैंग्वेज कितना सही रहता है, लोगों के सामने वो बिल्कुल घबराते नहीं है, क्योंकि उनकी कमांड कम्युनिकेशन पे अच्छी है। तो जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बॉडी लैंग्वेज में शो होता है पब्लिक के सामने जब आप बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. vocabulary size is also linked to your reading habits, reading and comprehension habits। क्या मतलब है इसका? कि रीडिंग तो मतलब कि आप डेली कितना पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया या जो भी और कोई चीज है वो पढ़ लिया, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपने न्यूज सुन ली, टेड टॉक्स देख लिए, या कहीं किसी भी सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी वोकैबुलरी साइज से। जितना ज्यादा आप अपने आप को न्यूज आइटम्स वगैरह के लिए एक्सपोज करेंगे, उतनी वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बोले? Yes, sir. ठीक है, अब हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कि हमारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो कैसे आए, है ना। तो Yes, sir. जो Latin. हाँ, लैटिन से आए, मैंने बताया लैटिन और ग्रीक जो रूट वर्ड्स हैं उससे इंग्लिश बनी है। अब क्या होता है, जैसे कि हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारी सभ्यताओं ने राज्य किया, a lot of cultures have actually ruled over India। सबसे पहले तो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर था, राइट। उसके बाद मुगल्स आए, मुगल एम्पायर आई, उसमें बाबर, हुमायूं, ये सब आए, तो उनके कल्चर की छाप छूट गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, बाबर, हुमायूं करीब 700-800 साल, मतलब ये मुगल शासन जो है 800 साल चला। उसके बाद अंग्रेजों का 1800 से लेकर 1947 तक चला, लगभग 200 साल, है ना। उसके बाद Yes, sir. हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली और उसके 75 इयर्स हो गए। तो ये सारी जो छाप है ये हमारी लैंग्वेज पे भी दिखाई देती है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड्स, आई एम यूजिंग उर्दू वर्ड्स जो कि मुगल एम्परर की देन है, एंड इंग्लिश वर्ड्स जो कि हमारी वेस्टर्न एजुकेशन जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे उसकी देन है। तो आज की जो इंग्लिश है हम जो बोलते हैं उसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि जो आज इंग्लिश बोली जाती है उसके ऊपर भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर भी फ्रांस ने बहुत समय तक राज्य किया, ये शायद हम लोग को नहीं मालूम है। तो अंग्रेजी के जो वर्ड्स है ना जो आप और मैं बोल रहे हैं, 60% ऑफ द वर्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। ये किसी को मालूम ही नहीं है कि हम अगर 10 वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं तो उसमें 6 वर्ड होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, और ये किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रांस ने इंग्लैंड के ऊपर बहुत समय तक राज्य किया। तो 60%, मतलब 10-20 नहीं, 60% ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर फ्रेंच। ओके, तो इसी तरह द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज ओल्ड इंग्लिश। अगर आप पुरानी इंग्लिश देखें जिसमें कि लैटिन वर्ड्स के प्रयोग बहुत ज्यादा है, जैसे शेक्सपियर वगैरह की जो जितने नाटक है ना वो सब लैटिन में लिखे गए थे। तो ओल्ड इंग्लिश थी जो कि क्वींस इंग्लिश कही जाती थी, और आज की जो है वो मॉडर्न इंग्लिश हो गई है। पहले हम लोग क्या करते थे बेटा कि सारी हमारी इंग्लिश जो थी वो ब्रिटिश इंग्लिश थी। इसका क्या मतलब है कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते थे एक्सेंट में और ग्रामर में और सेंटेंस फॉर्मेशन में। अब हम लोग कौन सी फॉलो करते हैं? अमेरिकन। डिफरेंस क्या है? दोनों में एक्सेंट का डिफरेंस है। आप एक ब्रिटिश पर्सन को सुनिए, अमेरिकन को सुनिए, दोनों का एक्सेंट अलग अलग है, मतलब एक ही वर्ड को अलग अलग टाइप से बोलते हैं। फिर और कौन कौन से कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है? कनाडा,
उनका अलग एक्सेंट है। इंडिया, इंडिया का अलग एक्सेंट है जो कि मैं और आप बात कर रहे हैं अभी। देन ऑस्ट्रेलियन, मतलब 45 कंट्रीज का अलग अलग एक्सेंट है। लेकिन अभी हम किसको फॉलो करते हैं? अभी हम अगर बिजनेस, अभी आगे चल के हम लोग अभी लेटर देखेंगे, बिजनेस लेटर्स वगैरह, वो सारा अमेरिकन पैटर्न हो गया है, जो कि कुछ समय पहले तक क्या था? ब्रिटिश पैटर्न, ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश पैटर्न था। पहले हम लोग Yes. लेटर लिखते थे तो राइट साइड को नीचे साइन करते थे, अब कहाँ करते हैं? सब चीज लेफ्ट को हो गई है, लेफ्ट अलाइन हो गई है ना। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा जब हम लोग उस चैप्टर पे आएंगे। तो विदाउट वर्ड्स ह्यूमन बींग्स आर जस्ट लाइक एनिमल्स, है ना। क्या होता है कि जानवर कुछ नहीं बोल पाता। इंसान और जानवर में डिफरेंस क्या है कि इंसान एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव है मतलब कि आप जितनी अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आप उतने ज्यादा काबिल कहलाएंगे। और एक्सप्रेसिव मतलब क्या है? रिटन एक्सप्रेशन, स्पोकन एक्सप्रेशन। और ये कब अच्छा होगा? जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। ठीक है, ये बेटा मानते हो? वोकैबुलरी अच्छी होगी तो हम अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे। यस सर। ओके, सो यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स इज रिक्वायर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। यानी कि आप जितने अच्छे वर्ड्स आपके दिमाग में होंगे, जितनी बड़ी या स्ट्रांग वोकैबुलरी होगी, उतना आप अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएंगे। और कम्युनिकेटर बनना कैरियर को आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस सर। पिछले सेशन में हमने क्या देखा कि सिंपल वे टू अंडरस्टैंड अ वर्ड इज टू नो अबाउट इट्स फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? द वर्ड फॉर्मेशन इज मेड अप ऑफ रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये पिछली बार हम लोग सेशन में अच्छी तरह से देख लिया, तो ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब रूट, ये देखिए आपको स्क्रीन अच्छी तरह दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। रूट, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कॉमन वर्ड रूट्स कैन हेल्प यू टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक रूट याद कर लिया तो आप बहुत सारे वर्ड्स को अनलॉक कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं एग्जांपल देता हूं। एम, एम बोलते हैं इसको, है ना। ये दिखने में तो एम है, लेकिन ये जिस वर्ड में आता है इसका मतलब होता है लव या फ्रेंडलीनेस, है ना। यानी कि इसका कुछ ना कुछ फ्रेंडलीनेस से है। अब इससे कौन कौन से वर्ड्स बने? एमिएबल, तो एमिएबल मतलब फ्रेंडली, है ना। एमिकेबल, ये भी फ्रेंडली होता है, दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। और इसमें कौन सा रूट वर्ड है? एम, जिसका मतलब क्या है? लव या फ्रेंडलीनेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को एम रूट वर्ड का मतलब मालूम है, सो आई कैन अनलॉक एटलीस्ट 10 to 25 वर्ड्स व्हिच हैज गॉट दीज रूट्स। ठीक है, ये भी हमने पिछली बार देखा था ना सर। हाँ बोलिए। Sir, we use M word while introducing ourselves, like I am Neha. So, what will be the meaning of M there? तो इसमें देखो, मैंने आपको बताया था ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑडी है ना। ऑडी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लिसनिंग, Audio. हाँ, ऑडियो। listening. अब एक ऑडी कार भी है ना, तो लेकिन वो उसका नाम है, तो कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है ना। इसी तरह Yes, ये sir. ये आपको कॉन्टेक्स्ट देख के पता चल जाएगा। ये वर्ड के साथ जब लगता है तो तब उस वर्ड का मीनिंग होता है कुछ फ्रेंड से या कुछ लव से, राइट। Okay, sir. अब एक और लेते हैं, देखिए कितना छोटा सा रूट वर्ड है, एक्, AC, एक्। ये जिसके अंदर भी आएगा उसमें शार्पनेस, शार्पनेस क्या होता है? तीखापन। जैसे आप नींबू खाएंगे, राइट, तो आपके जुबान पे तीखापन महसूस होता है, एक पंजेंट टेस्ट होता है ना, जो सुई जैसी चुभती है जुबान पे। Yes, sir. Yes, sir. उसे कहते हैं एसर्बिक, यानी कि एसिडिक, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा एसिड रहता है। तो कहीं भी ये शब्द, ये रूट वर्ड आएगा AC, तो उसका मतलब है कि समथिंग शार्प। अब देखिए एक्यूट, एक्यूट का क्या मतलब है? कि शार्प। जैसे एक्यूट टर्न, एक्यूट पेन, आई एम हैविंग एक्यूट पेन इन माय नेक, क्या मतलब है? आई एम हैविंग शार्प पेन। एसर्बिक, Sir, acute. Sir, हाँ, acute angle. एक्यूट एंगल भी शार्प होता है ना एकदम। एक तो होता है कि Yes, sir. कहीं अगर सड़क एकदम से मुड़ जाए, से कहते हैं शार्प। तो शार्प टेस्ट भी हो सकता है, शार्प टर्न भी हो सकता है। तो शार्प मतलब कि, मतलब जैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसके 3-4 वो होते हैं ना, 3-4 जगह यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है Yes, sir. शार्प। ओके, अब एक और देखो, Okay, अभी sir. सबसे आसान है MAL, मतलब इसको माल लिखते हैं पर मॉल बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि जैसे DB मॉल है, तो ये कहा वहां भी यूज होगा? नहीं, वहां नहीं होगा। जैसे कि ऑडी में आपको पता ना, इट्स एन एक्सेप्शन। तो मॉल इस, ये वाला जो मॉल होता है जब घूमने जाते हैं वो अलग है, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मॉल मतलब बैड, जैसे मॉल प्रैक्टिस है ना, ये लास्ट में लिखा, मॉल प्रैक्टिस मतलब कि रॉन्ग प्रैक्टिस। मॉल न्यूट्रिशन,
द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, मतलब इनसफिशिएंट या बैड न्यूट्रिशन। मैलिशियस, मैलिशियस मतलब हैविंग बैड इंटेंशंस, इल इंटेंशंस। मॉल फंक्शन, द कार बिकम द मशीनरी बिकेम मॉल फंक्शन, मतलब काम नहीं कर रही है, खराब हो गई है। तो जहां भी ये रूट आएगा मॉल, जिसे हम लिखते हैं माल, बोलते हैं मॉल है, इसका मतलब होता है बैड। तो मॉल फंक्शन, मैलिशियस, मॉल प्रैक्टिस, मॉल न्यूट्रिशन, जहां भी आएगा, है ना। आप और भी वर्ड्स गेस कर सकते हैं। तो अब एक और नया वर्ड है, रूट वर्ड सर्क, है ना। आई गिव यू द लिंक एंड यू कैन ऑलवेज कम डाउन टू, इनफैक्ट यू शुड, जैसे हमारी क्लास खत्म होगी ना, व्हेनेवर यू आर, आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना रिवीजन नहीं होगा, है ना। वी शुड यूज टेक्नोलॉजी। तो नाउ सर्क, अब देखो ये कितना अच्छा आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, सर्क मतलब कि कुछ भी आएगा ना कहीं भी, सर्क इसका मतलब है राउंड, यानी कि सर्कुलर, सर्कल। हाँ, यस सर। तो सर्कल के अंदर तो है ही सर्क, है ना। अब देखो, अब आप पूछोगे सर्कस के अंदर राउंड क्या है, आप बताओ सर्कस के अंदर राउंड क्या है। सर्कस, हाँ सर, they use round things for entertaining. नहीं, हाँ वो ठीक है, यू आर गेसिंग, लेकिन आप सर्कल, ये सर्कस का जो बैठने का थिएटर देखेंगे, तो बीच में गोला रहता है और पूरा उसपे चेयर्स, गोलाकार एम्फी थिएटर रहता है, गोलाकार एम्फी थिएटर। आर यू गेटिंग इट, कि बीच में एक गोला रहता है, मतलब कि जहां पर एनिमल्स और जोकर्स परफॉर्म करते हैं, वो एक गोला रहता है, गोल आकार का स्टेज। Yes sir. Sir, we can say it a very big well, कुआं टाइप का। हाँ, और वो वेल के ऊपर ऊपर सब वो रहती हैं, बैठने की जगह है। हाँ, तो इसीलिए उसको सर्कस कहा जाता है, क्योंकि उसका जो थिएटर का मॉडल है, एक तो होता है जैसे सिनेमा घर गए तो वहां का थिएटर का मॉडल क्या रहता है कि सामने पर्दा, और उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में सीट्स रहती हैं, तो वो एक और थिएटर होता है। एक होता है गोलाकार थिएटर, जो कि सर्कस में ही पाया जाता है। वेल, यहाँ पर सब लोग परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्ट, और लोग जो है फिर गोलाकार में ऊपर से ऊपर तक बैठे रहते हैं, इसलिए उसको सर्कस कहते हैं, क्योंकि इट इज परफॉर्म्ड इन अ सर्कुलर थिएटर। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो सर्कमस्टेंसेस में क्या गोलाकार है, बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। Circumstances, sir, it's a regular used word. हाँ, सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? सर, घटनाएं। हाँ, मतलब नहीं, आपके इर्द गिर्द का माहौल, मतलब आपका सर्कमस्टेंस, मेरे सर्कमस्टेंस इतने नहीं है कि मैं रोज क्या बोलते हैं फ्लाइट से बॉम्बे जाऊं, मतलब कि मेरे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, मतलब मेरे आजू बाजू का माहौल। अब जैसे मैं जहां खड़ा हूं, उसके गोल में जो माहौल है, सर्कम है ना, इसका मतलब समथिंग राउंड, यानी मेरे इर्द गिर्द का माहौल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आसपास का। आसपास का। मेरे सर्कमस्टेंसेस कंड्यूसिव है या कंड्यूसिव नहीं भी है। सर्कमस्टेंसेस में गोलाकार क्या है, मेरे आसपास का माहौल। सर्कमफ्रेंस, अब जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, उसका आउटर पैरामीटर का नाप लिया, उसे क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफेरेंस। हाँ, तो इसके अंदर गोल क्या है, क्योंकि मैंने राउंड वे में उसका पूरा मेजरमेंट लिया है। अब ये सर्कुलेशन में गोल क्या है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, इसमें गोल क्या है? सर, वो एक मतलब जहां से स्टार्ट होता है लौट के वहीं पे आ जाता है, तो वो एक टाइप का सर्कुलर ही हुआ। एग्जैक्टली। देखिए आपका हार्ट जो है, वो पहले प्योर ब्लड पंप करता है वेन्स, ये इसमें आर्टरीज में, फिर वो इम्प्योर होके वापस वेन्स के थ्रू उसके हार्ट के अंदर ही चली जाती है। तो कौन सा मूवमेंट है ये, सर्कुलर। इसलिए कहते हैं हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट इज द पंप फॉर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वो हार्ट ही है जो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, और वो वापस इम्प्योर ब्लड हार्ट में ही आता है। तो जहां पर भी सर्क होगा, इसका मतलब क्या होगा, सर्कल। हाँ, सर्कल। सर्कल। सर्कल एंड राउंड आर सेम। सेम, या बिल्कुल सेम है। जैसे गोलाकार होता है ना, तो सर्कल का मतलब है कि एक सर्कल को हिंदी में क्या बोलेंगे, गोल। गोल। और गोलाकार मतलब कि जो गोल हो, राइट। तो सर्कल का मतलब है सर्क्यूलर, गोल सर्कल, गोलाकार मतलब सर्क्यूलर, है ना। सर्क्यूलेटरी मूवमेंट भी हो सकता है, जैसे कि झूले का होता है। ठीक है, समझ गए ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो मैंने आपको कल बताया ही कि एनीथिंग, सर्टेन बिगिनिंग्स एंड एंड्स कैन बी एडेड टू अ वर्ड फॉर चेंजिंग इट्स मीनिंग।
जैसे मैंने आपको बताया सफिशिएंट के आगे इन लगा दो तो इनसफिशिएंट हो जाएगा, यानी पर्याप्त हो गया अपर्याप्त, ठीक है। Yes, sir. ऑर्डरली के आगे डिस लगा दो तो डिसऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित, डिसऑर्डरली मतलब कि अस्त व्यस्त, ठीक है। Yes, sir. So it's not just the roots but prefix and suffix that help us to arrive at the meaning of the word. So when we try to understand a word, we have to look at not only the root but we have to look at all the three parts: prefix, root and suffix, ठीक है। तो ये देखो, अब ये prefix का एग्जांपल है sufficient, और इन लगा दिया तो क्या हो गया? Insufficient. सेन, सेन का मतलब क्या है? समझदार, और इनसेन मतलब पागल, है ना। तो इन लगाया तो मीनिंग पूरा उलट गया, तो यानी नेगेटिव प्रीफिक्स लगाने से एक वर्ड का मीनिंग उलट जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। सर समझदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समझदार को बोलेंगे ही इज अ वेरी समझदार पर्सन, यानी कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट, हाँ इंटेलिजेंट, ठीक है ना। और भी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है, अभी मैं करके आपको सब बताऊंगा, आज की टॉपिक ही सिनोनिम्स है। देन अब आते हैं, हमने प्रीफिक्स तो बहुत देख लिया, अब आते हैं सफिक्स पे। सफिक्स हर समय लास्ट में लगता है। तो एक नाउन जो है, जैसे क्लास, क्लास क्या है? एक श्रेणी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ते हो वाली क्लास। एफ लगा दिया तो नाउन बन गया वर्ब। क्लासिफाई मतलब कि किसी चीज को विभाजित करना, जैसे मैंने आलू खरीदे, उसको ए और बी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो उस क्रिया को, डिवीजन की क्रिया को क्या कहेंगे? क्लासिफाई करना, क्लासिफाई, है ना। मैंने क्लासिफिकेशन। मैं आपकी क्लास में गया और मैंने बच्चों को तीन भाग, हमको बोलते हैं कि बच्चों को तीन भाग में डिवाइड करो, एक तो बहुत अच्छे बच्चे उनको ए बोलो, और जो मीडियम बच्चे उनको बी बोलो, और जो बच्चे जिनको हेल्प चाहिए उनको सी बोलो। तो मैंने क्या किया? क्लास को क्लासिफाई कर दिया। प्योर, प्योर मतलब कि एकदम, हिंदी में क्या बोलेंगे प्योर को बेटा? शुद्ध, शुद्ध, हाँ। और शुद्ध करने की प्रक्रिया को बोलेंगे प्योरीफाई। जैसे वाटर, जैसे अपना फिल्टर है आरओ, एक्वागार्ड, वो क्या करता है? वाटर को प्योरीफाई करता है। तो वो क्या करता है? क्रिया करता है, वर्ब, राइट। तो यहां तक की बात बेटा क्लियर हो गई? बिल्कुल, यस सर। अब आते हैं हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। अ सिनोनिम इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, मतलब कि इंग्लिश के सारे जो वर्ड्स हैं उनका कम से कम एक सिनोनिम तो है ना। इंग्लिश का कोई भी आप वर्ड लेके आओ, उसका एक मिलता जुलता दूसरा वर्ड होगा, लेकिन उसका एक एंटोनिम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी पर्यायवाची इंग्लिश का है, और विलोम शब्द हो सकता है कि ना हो सकता है कि ना हो। अब देखो बेटा, सिनोनिम को भी हम लोग तोड़ते हैं वर्ड को। सिनोनिम इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। सिन मतलब कि टुगेदर, जैसे सिंक्रोनाइज होता है ना। सिंक्रोनाइज क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैंने किसी चीज को फाइन ट्यून किया, जैसे आप रेडियो सुन रहे हो, रेडियो में हम ट्यूनिंग करते हैं ना 92.7 है ना। 92.7 जब तक आ नहीं जाता तब तक आवाज नहीं आती ना। यस सर। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। तो सिंक उसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंक मतलब टुगेदर। क्या टुगेदर करते हैं? रेडियो की फ्रीक्वेंसी को हम अपनी फ्रीक्वेंसी से मिलाते हैं, मतलब कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है 92.7 वो अपने इंस्ट्रूमेंट से मिलाते हैं, तो उसमें गाना बजने लगता है। अब दूसरा जो उसके अंदर पार्ट है वो है ऑनिम। ऑनिम का मतलब है नेम, तो यानी कि सेम नेम वाले, यानी जुड़वा टाइप के सेम नेम वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सिनोनिम। अब आपको सिनोनिम का मतलब कभी नहीं भूलेगा। सिनोनिम के अंदर दो रूट वर्ड्स हैं, सिन और ऑनिम। सिन टुगेदर, ऑनिम का मतलब कि नाम, एक जैसे नाम वाले शब्द क्या कहते हैं? सिनोनिम। सिनोनिम। हाँ, आप बताओ। ह्यूज, मैंने आपसे कल डिस्कस किया था ना, ह्यूज मतलब बड़ा, इनॉर्मस, बिग, ये सब क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स। इसी तरह एंटोनिम्स। एंटोनिम इज अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अ गिवन वर्ड, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है। अब क्या होता है, अलग अलग, जैसे हमने वो फिड पढ़ा था, फिड है ना, फिड के अंदर हमने देखा कि ट्रस्ट एंड फेथ, उसके बाद कितने सारे सिनोनिम्स थे, कितने सारे एंटोनिम्स थे। वो अलग अलग शेड्स बताते हैं, जैसे कि रेड एक कलर है कि नहीं, पर रेड के बहुत सारे शेड्स आते हैं ना। यस सर। इसी तरह वर्ड्स के भी अलग अलग शेड्स आते हैं, उनको सिनोनिम्स कहते हैं क्योंकि वो मिलते जुलते हैं, लेकिन एकदम से सेम या एकदम से अपोजिट भी कभी कभी नहीं मिल पाते, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात? यस सर। अब हम बात करते हैं एंटोनिम का,
तो लाइक का अपोजिट क्या होगा? Dislike. डिसलाइक। ये एकदम अपोजिट हो जाएगा। और इसका एक्सट्रीम डिसलाइक होता है कि मैं उसको पसंद नहीं करता। अब अब इसको हम एक्सट्रीम में लेके जाते हैं। डिसलाइक को अगर हेट्रेड में बदल दे तो क्या हो जाएगा? नफरत। समझ गए ना? तो अब आपको मालूम है डिसलाइक मतलब कि मैं पसंद नहीं करता, और एक और फॉर्म हो जाता है कि नफरत करता हूं, मतलब कि एकदम पसंद नहीं करता। तो अब ये दोनों वर्ड्स अलग अलग यूज करेंगे ना। डिसलाइक की जगह हम कभी हेट नहीं करेंगे और हेट की जगह कभी डिसलाइक नहीं करेंगे। Yes, sir. तो ये डिफरेंस कहाँ आया? शेड्स ऑफ मीनिंग में। जैसे कि लाल के अलग अलग शेड्स हैं, वर्ड के भी अलग अलग शेड्स होते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, अब है Yes, sir. शार्प। शार्प का क्या मतलब है? जैसे हमने किया, जैसे शार्प नाइफ होती है, शार्प टर्न होता है, शार्प टेस्ट होता है। तीन चीज अलग अलग चीज हो गई ना। Yes, sir. तो शार्प का अपोजिट क्या है? जैसे कि नाइफ अगर शार्प है तो बहुत जल्दी काटेगी, और अगर उसके अंदर धार नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लंट। Blunt. द नाइफ इज ब्लंट। तो उसमें धार करवाना पड़ता है। Yes, कभी कभी sir. छुरी जो है अपन यूज करते हैं, उसकी धार खत्म हो जाती है। देन इट इज कॉल्ड एज अ ब्लंट नाइफ। Blunt. ब्लंट Yes, नाइफ sir. इज। अब एक ब्लंट कट भी होता है, जैसे लेडीज लोग जो कट कराते हैं अपना बाल, दैट्स कॉल्ड अ ब्लंट कट। एकदम से कट हो जाता है ना। हमारे यहाँ टीचर है, उनका भी है, इसलिए मैं ये आई एम सेइंग दिस। एंड इसका शार्प होता है इंटेलिजेंट का भी, कि नेहा इज अ शार्प चाइल्ड। और इसका अपोजिट Yes, क्या sir. होगा? डल। Dull. है ना? तो दैट गर्ल इज डल। डल मतलब कि शी इज नॉट शार्प, मतलब उसको चीजें देर से समझ में आती है। ठीक है? Yes, sir. अब शार्प मतलब कि जैसे कि शार्प टर्न या शार्प टेस्ट। और इसका फिर अपोजिट Yes. क्या आएगा? मॉडरेट। शार्प होता है कि एकदम, मतलब बीच में. मॉडरेट मतलब कि बीच में, मध्यम। है ना? तो आपने Yes, sir. देखा कि एक वर्ड जो है, उसके जो एंटोनिम्स हैं उसके भी कितने अलग अलग शेड्स हो सकते हैं। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, हम लोग sir. बस एक एक दो एग्जांपल देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद अपनी नॉलेज को आपको जहां लेके जाना है उसके लिए मैं वर्ड लिस्ट दूंगा। दैट इज योर चॉइस। ठीक है? Okay, sir. ठीक है। बाय नोइंग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स विल हेल्प यू टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स। कि सर ह्यूज भी बड़ा है और मैसिव भी बड़ा है, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूं? तो अगर आप सिनोनिम स्टडी करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि, जैसे मैंने आपको बताया ना, डिसलाइक कहीं यूज कर सकते हैं, हेट कहीं और कर सकते हैं। तो दोनों के शेड्स ऑफ मीनिंग में अलग अलग है। तो जब आपकी इसकी गहराई समझ में आएगी तब आपको उसका यूसेज भी समझ में आएगा। तो हमको बेटा चारों चीजें एक साथ करनी है। मैंने आपको 4 टिप्स दी थी ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आर यू लिसनिंग टू Yes. न्यूज? न्यूज वगैरह आप सुनते हो? कुछ इंग्लिश में सुन रहे हो डेली बेसिस पे? सर न्यूज तो नहीं, बट वो टेक टॉक्स वगैरह और हाँ हाँ, स्पीचेस वगैरह सुनती हूँ. जो पसंद हो बेटा, आपको बस इंग्लिश में सुनना है। हो गया एल। रीड कुछ कर रहे हो? Yes, रीड। sir. Yes, sir. That book, Words Power Made Easy. वेरी गुड। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वी शुड आल्सो स्पीक इन इंग्लिश, है ना? यू शुड टॉक टू मी इन इंग्लिश, Yes, sir. और यू कैन टॉक टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और मम्मी पापा इन इंग्लिश। ओके? एंड उसके बाद है राइट। आप डायरी लिख रहे हो? Yes, sir. I have started. वेरी गुड। तो ये हमको करेंगे बार बार ना, तो हमको ये वर्ड्स यूज में आएंगे। जैसे आज आपने कम से कम 4 5 6 वर्ड्स याद किए, तो ट्राई टू यूज देम व्हाइल यू आर राइटिंग योर डायरी। ओके? ओके, सो नाउ you can come across these words while you are reading newspaper, magazine and journals. अपने आप को, अपना जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, उसको इंप्रूव करो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कॉमिक पढ़ता है, फिर वो बड़ा होता है तो नॉवेल्स पढ़ता है, उसके बाद वो जर्नल्स एंड मैगजीन्स पढ़ने लगता है, राइट? और फिर जब आप ये पढ़ोगे, आपको मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो आप जब ये मैगजीन्स और नॉवेल्स पढ़ोगे ना, सॉरी जर्नल्स पढ़ोगे, देन जब आप बोलोगे पब्लिक में तो पता चलेगा कि नेहा एक वेल क्वालिफाइड लड़की है, राइट? सो ये हमको अपना लेवल बढ़ाना है। अब ये डिफिकल्ट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्या चाहिए? वोकैबुलरी चाहिए, है ना? वोकैबुलरी इसलिए हम लोग बढ़ाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। एक और देखो, हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो समझ लिए। अब हम समझते हैं कि होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स भी होते हैं और होमोफोन्स भी होता है। अब मैं इसको अगर ग्रीक और लैटिन रूट वर्ड से इसको तोड़ूं, तो होमोनिम में बताओ। हमने अभी सिनोनिम को तो तोड़ के बता दिया, अब होमोनिम क्या है? तुम थोड़ा गेस करो। Sir, name means names नेम। and homo. होमो मतलब होता है सेम, जैसे होमोसेपियंस। हम ह्यूमन Sir, बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स को yes, बायोलॉजिकल sir. टर्म्स में बोलते हैं होमोसेपियंस। ओके? Homo sequence. होमो जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम। Yes, होमोजीनियस, sir. होमोजीनियस पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में आपने।
Yes, sir. होमोजीनियस मिक्सचर। Homogeneous, हाँ, heterogeneous, homogeneous. हाँ, होमो मतलब एक जैसा, अब होमो हो गया एक जैसा, निम मतलब नाम, एक जैसे नाम वाले शब्द कहते हैं होमोनिम्स। जैसे बैंक, पर्यायवाची शब्द। नहीं, जैसे कि एग्जांपल है बैंक, ये देखो नीचे लिखा है ना बैंक। एक बैंक होता है जहां Yes, पर sir. आप अपना पैसा रखते हैं, पैसे। और एक बैंक होता है River रिवर का bank. किनारा, बैंक ऑफ अ Yes, रिवर, sir. राइट। तो ऐसे वर्ड्स जिनका की सेम नेम होता है, सेम But different प्रोनाउंसिएशन, meaning. हाँ लेकिन अलग मीनिंग होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है। तो होमो मतलब ने सेम, निम मतलब नेम। सेम नेम, सेम नेम वर्ड्स हैविंग same pronunciation but they are different in meaning are called as homonyms। ठीक है। Yes, अब sir. नेक्स्ट है, अब है होमोफोन्स। अब इसको गेस करो, तुमको होमो का मतलब मालूम हो गया, अब इसका बताओ क्या है। Same. Homo means same and phones. Sir, फोन, phones means phrases. साउंड, साउंड। Sound. फोन का मतलब है साउंड, जैसे ग्रामोफोन तो उसमें से साउंड आता है, हेडफोन साउंड आता है। और बताओ कौन सा Yes, sir. साउंड ये फोन वाला है। हेडफोन, ग्रामोफोन, ईयरफोन, टेलीफोन। टेली मतलब दूर, फोन मतलब आवाज, दूर से आवाज आने के Yes. इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, टेलीफोन, Telephone. है ना। Mobile phone. मोबाइल फोन क्योंकि उसमें सेलुलर टेक्नोलॉजी होती है, सेल फोन सेलुलर टेक्नोलॉजी, है ना, टावर Yes. टावर वाली टेक्नोलॉजी होती है। तो अब हमको पता चल गया कि होमोफोन्स मींस सेम साउंडिंग वर्ड्स। जैसे वन, वन को भी वन बोलते हैं और Yes, वन को भी वन बोलते हैं, पर पहले वन का मतलब क्या है, सिंगल number. नंबर, Single number. और दूसरे वन का मतलब क्या है, विक्ट्री। Win. इंडिया वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यहां वन क्या है, Yes, sir. विक्ट्री। सो होमोफोन्स आर डिफरेंट वर्ड्स which are spelled differently लेकिन sounds are same because homo same sound, phone means sound. Different. Same sounding words having different spelling and different meanings are called as homophones। ठीक है बेटा। Sir, like writing pen and fry pan. Pen, हाँ, pen, same पहले pronunciation. आप मेरे को होमोनिम का एक और एग्जांपल दो। Homonym. हाँ, Pen. सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग। सर मैं थोड़ा सोच के बताऊं। हाँ ठीक है, हमको और भी एग्जांपल आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। यस सर, आ गया। होमोनिम, होमोफोन्स, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसको कहते हैं कि अनेकार्थी एक, ऐसा कुछ कहते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। एक शब्द, हाँ। तो अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी इज व्हेन यू हैव अ सिंगल वर्ड टू रिप्लेस द एंटायर सेंटेंस और आइडिया। यानी कि अब जैसे मेरे को किसी ने बोला कि आप मुझको 150 वर्ड्स में एक राइटअप बना के दीजिए क्योंकि मेरे को लिंक्डइन पे डालना है। तो अब मेरे पास, मेरे को मालूम है कि मेरी वर्ड लिमिट जो है वो 150 वर्ड्स है। अब मान लो मैं एक कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट कॉपी बना रहा हूँ, है, मतलब कि उनके लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहा हूँ जो कि कल जाके इसमें न्यूज़पेपर में छपेगा। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 20 वर्ड्स में लिखना है। तो अगर मेरे को एक सेंटेंस को एक वर्ड में समाने का आई गॉट द वोकैबुलरी, तो मैं उसको बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ ना, देन आई विल बी एबल टू राइट डाउन वेरी वेल। ठीक है। यस सर। इफ यू नो वन वर्ड फॉर एन एंटायर सेंटेंस देन यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी ब्रीफली। जैसे कि अगर आप न्यूज देखें, हिंदी की न्यूज, राइट, तो उसमें 5 बजे डिबेट्स आती हैं आज तक पे, और जो न्यूज चैनल्स हैं आज तक एंड ऑल, तो उसमें वो बोलता है ना एंकर की, चलिए आप 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए, वैसा ही बोलता है ना। यस सर। उसमें क्या काम आएगा, उसमें काम आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आप अपने को कितने कम से कम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार की वोकैबुलरी। जैसे, हाँ बोलिए बोलिए। सर आई गॉट द एग्जांपल ऑफ synonyms, मे आई टेल? या श्योर। Sir, book one is the reading book and other is to book something, booking hotel, to book hotel ऐसे। बुक का होटल और बुक, बुक somebody is there, put him in a jail, है ना। बुक, he was booked for a crime, तो बुक हो गया क्या? एक तो बुक इज अ रीडिंग बुक एंड बुक अ होटल एंड
बुक समबडी फॉर अ क्राइम, दैट इज उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करना, 3 हो गया इसका। Yes, sir. ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। Yes, तो sir. वो पूरा एक ट्रेजर है पूरा। मैं उसके लिए एक बुक Okay, sir. बताऊंगा, है ना, एक बुक बताऊंगा बस। Okay, sir. तो अगर ये क्या है कि देखो, जैसे बेटा अपने एक डिक्शनरी खरीद ली, डिक्शनरी तो हमारे पास लाइफ लॉन्ग रहती है, तो Yes, ऐसे sir. एक दो बुक्स आती हैं, जैसे कि एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक डिक्शनरी आती है ना। तो जब भी आपको जैसे कुछ लिखना है और एक वर्ड को बार बार बोलना है, तो आप वही वर्ड अगर 10 बार यूज करोगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा ना। तो हर समय आप उसके सिनोनिम्स Yes, यूज sir. करो। तो उससे क्या है कि आपको Hmm. कविता लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, लेख लिखना है, तो अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब हम Yes, इसको इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड अ थीस्ट, उसे कहते हैं आस्तिक हिंदी में। please. पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एन एथिस्ट, नास्तिक, Yes. है ना। तो ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे Hmm. मिल जाएंगे आपको। ये भी पूरा एक ट्रेजर है, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, Yes, वर्ड वर्ड sir. सब्स्टिट्यूशन, Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब ये क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स? अब क्या होता है कि इंग्लिश का हमने सबसे पहले रूट वर्ड सीख लिया, प्रीफिक्स सीख लिया, सफिक्स सीख लिया, सिनोनिम सीख लिया, एंटोनिम सीख लिया, होमोनिम सीख लिया, होमोफोन सीख लिया। अब हमने वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीख लिया। अब कुछ ऐसे Yes, वर्ड sir. होते हैं जो कि अपने आप में पूरे सेंटेंस नहीं होते, पर उनको ग्रुप्स में यूज किया जाता है, ठीक है। एंड दे स्पाइस अप योर कम्युनिकेशन, मतलब कि आपके कम्युनिकेशन को और मजेदार बना देते हैं। आप जब लिखते हो ना तो पढ़ने में मजा आता है, बोलते हो तो सुनने में मजा आता है। अब ये होते हैं फ्रेजल वर्ब, इसकी भी डिक्शनरी आती है। अब ये होते क्या है, जैसे कि आई एम गोइंग फॉर का मतलब है स्टार्टिंग, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप टू न्यूजीलैंड, तो आई एम स्टार्टिंग इन अ ट्रिप। गोइंग टू, दैट इज अटैचिंग। गोइंग ऑन, ही इज गोइंग ऑन मेकिंग नॉइज, मतलब कंटिन्यूइंग। गोइंग विद, Hmm. आई बी गोइंग विद कांग्रेस पार्टी इन द कमिंग इलेक्शन। तो गोइंग विद है ना, एक एक अपने आप में एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स का समूह जो अपने आप में एक मीनिंग कन्वे करता है। तो गोइंग फॉर का इसकी भी डिक्शनरी आती है ना। तो फ्रेजल वर्ब की भी आती है, फ्रेजेस की भी आती है ना। इसके अंदर कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कि याद करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मुहावरों का। जैसे कि अब मैंने इंग्लिश के सारे वर्ड्स तो याद कर लिए, पर मेरे सामने एक वर्ड आया एशलीज हील, ये क्या है? Ashley's heel. जैसे कि मैं आपको और बताऊंगा आगे, मतलब ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए हिंदी के सारे शब्द याद कर लिए और किसी ने बोला कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो मैं बोलूंगा यार भैंस के आगे बीन बजाना ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं। तो ये क्या है? Hmm. ये मुहावरा है। मुहावरे कुछ अलग ही चीज होते हैं, वो कभी डिक्शनरी में मिलते हैं क्या? No, sir. नहीं, उसके लिए अलग But sir, डिक्शनरी आती है, उसके लिए डिक्शनरी अलग yes, आती है। sir. तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रेजल वर्ब्स, है ना। तो आई विल बी गोइंग फॉर पिज्जा टुनाइट, आई विल बी गोइंग टू यानी अटैचिंग, आई विल बी गोइंग विद यानी सपोर्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है बेटा। इसको बोलते क्या है? फ्रेजल वर्ब्स, ठीक Sir, है। phrases actually क्या होता है? फ्रेजेस मतलब Phrases. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे कन्वे अ डिफरेंट और यूनिक मीनिंग। Sir, so phrases are very short, like two वेरी to शॉर्ट, three words. हाँ। और व्हेन यू Okay. स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश ना, तो यू विल सी Hmm. जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, नेटिव कौन होते हैं? जिनकी की इंग्लिश मातृभाषा है, जैसे अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, दे यूज अ लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। मतलब कि कुल मिला के बात क्या है कि सिर्फ रूट वर्ड्स या सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम से बात खत्म नहीं होती है। अगर आपको अपना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है या फिर स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी करनी है, तो एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते जाना है कि पहले मैंने रूट Yes, वर्ड्स sir. याद किए, फिर सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, Homophones. है ना, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, फिर इडियम्स। Yes, sir. इडियम्स क्या होते हैं? मुहावरे, Idioms. Okay, sir. है ना। तो ऐसे करके हम सब देखेंगे। अब इसका क्या है कि स्काई इज द लिमिट। आप चाहें तो थोड़ा सा, मतलब जैसे समुद्र है, समुद्र में से मैंने एक बाल्टी पानी भर लिया या एक मग्गा भर लिया, ये मेरे ऊपर है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छा करना चाहें, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो एग्जांपल ऑफ फ्रेजल वर्ड्स आर कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब क्या है कि टूट गया। सो माय शूज केम अपार्ट, मतलब टूट गए। लेकिन केम अपार्ट अपने आप में कुछ भी, मतलब कम अपार्ट तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्योंकि फ्रेजेस हैं, ये समूह में यूज किए जाते हैं और इनका यूनिक मीनिंग होता है। द पार्टनरशिप केम अपार्ट, अब इसका क्या मतलब है? केम अपार्ट मतलब टूट गई। तो Yes, इंडिया, sir. है ना, जैसे कि
यूएस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप केम अपार्ट बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान प्रॉब्लम। तो केम अपार्ट का मतलब क्या है? टूट गई। कम अक्रॉस, अब ये तो मालूम होगा, आई केम अक्रॉस अ बेगर इन द स्ट्रीट। Yes, sir. I came across many problems. हाँ, अब ये हो गए फ्रेजल वर्ब्स, ये हर समय समूह में यूज किए जाते हैं। अब आपको मालूम हो गया, तो इसकी पूरी डिक्शनरी है। ठीक है, तो Yes, sir. अब ये भी एक और है, गोइंग गेट टफ। गोइंग गेट टफ का मतलब है कि जब सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट हो, अनफेवरेबल हो। ठीक है, फ्रेजल वर्ब समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। Yes. Sir, means they individually do not have any meaning, but when they come into sentence, then they have meaning. दे इंडिविजुअली, इसका सबसे पहला ये सिद्धांत क्या है कि दे आर ऑलवेज, दे कम इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक से अधिक वर्ड्स होते हैं एंड दे हैव अ यूनिक मीनिंग फॉर देमसेल्व्स। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ड्स को देखोगे तो दे विल नॉट मीन एनीथिंग। वर्ड्स को अगर सिर्फ आप सोचोगे ना कि कम, कम का मतलब है कि आ गया, अपार्ट मतलब कि चला गया, तो अगर ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो दे विल नॉट मेक एनी सेंस, बट दे मेक सेंस व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर। और उनका खुद का यूनिक होता है, जो कि आप जब बार बार सुनते हो, बार बार यूज करते हो, तो आपको फिर याद हो जाता है। ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि मैं डेली 2 रूट वर्ड्स याद करूं, 2 इंग्लिश के वर्ड्स याद करूं और 1 फ्रेजल वर्ब भी याद करूं, ऐसा भी कर सकते हो, और 1 इडियम भी याद करूं, है ना। ऐसे करके अपना वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग मुहावरों पे, जिन्हें हम कहते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये क्या है? जस्ट लाइक फ्रेजल वर्ब्स, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैव वार्मथ एंड अ पर्सनल टच। क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी बात को, जैसे कि मैंने बोला कि वो जो बंदा है ना, उससे कुछ रिक्वेस्ट करना मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो मैंने कितनी बड़ी बात को एक संक्षेप में कह दिया। और ये जो मुहावरे होता है, इनका एक हिस्टोरिकल मतलब होता है, मतलब कि सदा से इसको ऐसे यूज किया जा रहा है ना। तो ये होते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल, इट मेक्स कम्युनिकेशन इम्फैटिक एंड एक्सप्रेसिव, मतलब कि आपकी जो एक्सप्रेशन है ना, उसको और सामने वाले को समझने में आसानी कर देता है। राइट, एग्जाम्पल, जंप द बॉल, ही जंप द बॉल, मतलब कि इसका होता है कि बिना बुलाए आ गया, है ना। बैड ब्लड, अब देखो बैड ब्लड, अरे बैड मतलब कि गंदा खून, अरे ये क्या है, लेकिन इसका बैड ब्लड गंदे खून से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है एनमिटी। तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव गॉट अ लॉट ऑफ बैड ब्लड। इसका ब्लड से कुछ नहीं लेना देना है, बैड से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन इस मुहावरे का मतलब है दुश्मनी। ठीक है, कॉलिंग इट अ डे, तो जैसे कि मान लो, सो टुडे वी विल कॉल इट अ डे एट 8:30। टुडे वी विल कॉल इट अ डे एट 8:30, क्या मतलब है कि हम लोग आज अपना काम 8:30 बजे बंद कर देंगे, उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे एट 8:30, ये बहुत यूज करते हैं अमेरिकन, ब्रिटिशर्स। आप उनके जो, हमको उनकी बात इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एज वेल एज फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है ना। स्पिल द बीन्स, मतलब सीक्रेट को किसी के सामने बोल देना, रिवील द ट्रुथ। डोंट स्पिल द बीन्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन, आई एम टेलिंग यू इन कॉन्फिडेंस। कल हमने कॉन्फिडेंस वर्ड यूज किया था ना। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील द ट्रुथ, मतलब मैंने आपको एक सीक्रेट बताई और आपने किसी को बता दी, तो यू हैव स्पिल्ड द बीन, स्पिल द बीन्स। तो ये क्या हो गए? ये हो गए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। इसका भी अपना अलग एक पूरा है, मेरे पास है करीब 50 है। तो मैं अगर टाइम परमिट करेगा तो हम, क्योंकि हमको बहुत जल्दी फास्ट चलना है, मेरे पास मैं एटलीस्ट जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं 50 इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस वो हैं, तो आप बोलोगे तो उसको अपन देख लेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? ओके सर। ठीक है, यस सर। अब है एपोनिम्स। ये क्या चीज है? अब जैसे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारी महाभारत है, रामायण है ना, हमारी पुराने वो ग्रंथ है, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स के नाम वोकैबुलरी वर्ड्स बन चुके हैं। जैसे अंगद का पांव, क्या होगा इसका मतलब? अंगद का पांव यानी कि अपनी जगह से अटल होना, है ना। तो उसका जो निश्चय था वो अंगद के पांव के समान था। तो अंगद का पांव, ये शब्द कहां से आया? रामायण से आया। समझ में आई बात? यस सर। इसी तरह इंग्लिश में भी है, उनके भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। देयर आर टर्म्स एंड नेम्स गिवन टू प्लेस, एरा, सिचुएशन across historical characters or mythological figures.
तो बोलते ना राम इज अ माइथोलॉजिकल फिगर, कृष्णा इज अ माइथोलॉजिकल फिगर, दंत कथाओं में दंत कथाओं में है, ऐसा बोलते ना। तो ऐसे इंग्लैंड की भी दंत कथाएं हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं, उसमें एशलीज हील है, एक बंदा था जो कि उसको कहीं भी आप तलवार मारो मरता नहीं था, लेकिन उसकी हील क्या होती है, जो अपन हील होती है ना अपनी, वो उसका वीक पॉइंट था। जैसे कि रावण को कितना भी आप मारो उसका सर फिर से वापस आ जाता था, पढ़ा है ना आपने रामायण में। Yes, sir. तो उसका जो एशलीज हील था वो क्या था, उसकी नाभि पे जब उसने राम जी ने बाण चलाया तो वो मर गया। तो एशलीज हील क्या है, एशलीज इज अ टर्म which is used to describe the most vulnerable point of a body, मतलब ऐसी जगह जहां से मारने पे मर जाए। तो एशलीज एक बंदा था जो कि इनकॉन्करेबल था, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसको कहीं भी मारा चोट नहीं लगती थी। लेकिन उसकी जो हील थी, हील होती है जहां पर लोग एड़ी कहते हैं, Yes, एड़ी sir. पे उन्होंने तीर मारा तो वो मर गया। तो ऐसी जगह जो कि आपका वीक पॉइंट हो, तो इंग्लिश इज द एशलीज हील ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब समझे मतलब, Yes, sir. इंग्लिश लैंग्वेज इज द एशलीज हील ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज Weak point. वीक पॉइंट है। Yes, ठीक sir. है, तो एशलीज क्या है, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वल्नरेबल मतलब कि वीक पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन अदरवाइज इनवल्नरेबल मतलब कि इनकॉन्करेबल, जिसको कभी जीता ना जा सके। इन ग्रीक ही इज अ ग्रीक वॉरियर, मतलब वो ग्रीक, जैसे एटलस है, एटलस का नाम सुना ना आपने, ग्रीक वॉरियर सुना होगा। No, एटलस sir. साइकिल भी होती है, At. एटलस ATLAS। Yes, sir. ऐसे इनका एक फिगर है, उसका नाम है एशलीज, और उसका मतलब है जैसे हमारे यहाँ रावण है, अंगद का पैर है ना, इस तरह। या हम बोलते हैं कि शकुनी मामा, शकुनी मामा किस चीज के लिए जाने जाते हैं महाभारत में, छल कपट के लिए, है ना। Yes, sir. इसी तरह उनके पास एक बंदा है, उसका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली कनिंग एंड क्राफ्टी, डिसीटफुल मतलब कि धोखेबाज। ठीक है, तो ये है एक और वर्ड मैकियावेली। तो ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर से लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एपोनिम, Eponyms. एपोनिम्स। और ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में भी है, ऐसे अरेबिक में भी है, ऐसे इंग्लैंड में भी होंगे, क्योंकि उनके भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है, जैसे कि एटलस है, उनका एक्लीज व्हील है, मैकियावेली है। मैकियावेली कौन था, धोखेबाज इंसान था, जैसे हमारे शकुनी मामा थे, है ना। या हमारे मंथरा थे, मंथरा, जैसे कोई जो कोई गलत काम करता है उसको मंथरा बोलते हैं हम, है ना। या फिर कोई मामा होते हैं वो, उनको शकुनी मामा बोलते हैं, या फिर, है ना। तो ऐसे करके हमने हिस्टोरिकल अपने ग्रंथों में से नाम निकाल के उसको वोकैबुलरी की तरह यूज करते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं एपोनिम्स, है ना। क्या कहते हैं बेटा उसको, Eponyms. एपोनिम्स। तो ये हो गया अपना एक और। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हर समय कंफ्यूज किए जाते हैं, है ना। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, अगर ये बंद हो जाएगा तो 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से ज्वाइन कर लेना इसी उस पे, है ना। Okay, sir. 5 मिनट का ब्रेक जरूर ले लेना लेकिन, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपस में जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो है ऑनरेरी और ऑनरेबल। ऑनरेबल क्या होता है, ऑनरेबल प्राइम, Honorable Prime Minister. और ऑनरेरी क्या होता है, जो फ्री में काम करता है। आई एम वर्किंग ऑनरेरी ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब कि मैं पैसा नहीं ले रहा। तो लोग कभी कभी इसको आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑनरेरी होता है जो फ्री में काम करता है, ऑनरेबल मतलब आदरणीय, आदरणीय प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय गवर्नर, है ना। अच्छा, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि चलो अपनी क्वालिटीज बताओ, तो बोलते हैं आई एम हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के लिए एक अच्छा वर्ड है इंडस्ट्रियस, ठीक है, पर इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है। एक और वर्ड है इंडस्ट्रियल, इसका लेना देना है। तो आपस में कभी इंडस्ट्रियस को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इंडस्ट्रियल से। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, कि मैं बहुत मेहनतकश हूं, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू टेक्निकल, जैसे कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड। तो ये भी कभी के वर्ड्स आपस में कंफ्यूज किए जाते हैं। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब होता है एक और वर्ड अर्बन, रूरल और अर्बन। रूरल होता है गांव, और अर्बन क्या होता है, शहर। अर्बेन, अर्बेन का मतलब क्या होता है, पॉलिश। जैसे एक बंदा है, उसको सारे शहर के कायदे कानून मालूम है
कि सूट कैसे पहनना है, उठना कैसे बैठना है, 5 स्टार होटल में कौन सा खाना, कैसे कटलरी यूज करनी है ना, ये सब सभ्य उसमें आता है ना, उसे कहते हैं पॉलिश। ये बंदा जो है उसमें पॉलिश है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो डिनर होता है, उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, तो उस समय हम लोग को डिनर पे बुलाया जाता है 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में। तो वहां क्या देखा जाता है, आपके मैनर्स, एटिकेट्स या पॉलिश। उसे ही कहते हैं ही इज अ अर्बेन पर्सन, मतलब कि ही नोज एवरीथिंग, ही नोज हाउ टू ड्रेस, ही नोज व्हाट टू वेयर, है ना। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अर्बेन। हाँ सर, अर्बेन मीन्स टू नो द कल्चर ऑफ अर्बन सोसाइटी। हाँ, टू नो द एटिकेट्स या तौर तरीके, पॉलिश, है ना। जैसे बॉम्बे के लोग जो होते हैं ना, दे आर वेरी अर्बेन, लेकिन अगर आप देहात में चलोगे तो दे आर नॉट वेरी अर्बेन, दे आर रस्टिक। रस्टिक क्या होता है, देहाती। इसका अपोजिट क्या हुआ, अर्बेन, यानी कि बॉम्बे जैसे शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला। ठीक है। अब एक और है हेयर, HARE, इसके अंदर रैबिट, और HAIR बाल। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसी तरह देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल इसमें है, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है। और प्रीफिक्स सफिक्स का भी है इसमें दिया हुआ, ये देखो, ये खूब सारे मीनिंग है इसमें, नीचे जा रहा हूं, ये आपको मैं पूरा दे दूंगा, लिंक जाके देख लेना। ओके सर। ठीक है, इसमें बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और मैं आपको एक PDF फॉर्म में भी बोलोगे तो दे दूंगा। ये देखो, तो इसमें ये देखो, ये दिखा है अचीव, फेल, आइडल, एक्टिव, यानी ये एंटोनिम्स है, उसके ऊपर सिनोनिम्स थे, और ये कुछ लिंक्स हैं। ठीक है। तो अब इट्स आई थिंक 7:57, तो अब विल टेक अ 5 minutes ब्रेक एंड देन विल रीजॉइन। ठीक है, ओके, चल, ओके।